साथियों, नमस्कार। जय महेश। चेंज विद द चेंज की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी है, हमारी 6 श्रृंखलाओं के बाद में 7वीं श्रृंखला में हमने मुख्य वक्ता के रूप में रमेश जी मर्दा के साथ एवं आदरणीय श्री रामपाल जी सोनी के मुख्य अतिथित्व में एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसने अपार सफलता हासिल की। अब हम पुनः अपने कार्यक्रम की साइड में आ रहे हैं, जो हमने आपसे पहले भी कहा था कि 16 संस्कार सुसंस्कृत परिवार। इसके अंतर्गत में हम सबसे पहले पाणिग्रहण संस्कार को ले रहे हैं। इसकी एक मुख्य वजह भी है। हमारे समाज में कहीं ना कहीं आज ये बहुत बड़ी समस्या हमें दिख रही है, क्योंकि इसमें कई तरह की चीजें सामने आ रही है। और इस बार इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए इसकी शुरुआत आदरणीय श्री जुगल किशोर जी सुमानी, जो कि प्रखर वक्ता भी हैं, लेखक भी हैं, उनकी कई पुस्तकें भी निकल चुकी है, आज वो आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आइए, श्री जुगल किशोर जी सुमानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चेंज विद द चेंज की श्रृंखला में। धन्यवाद। साथियों, आज भी अधिकांश मैत्री बंधु भारतवर्ष के छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में और शहरों में रहते हैं। उन परिवारों के बच्चों की शादियों में बहुत दिक्कत आ रही है। मैं मानता हूं कि जो लड़की का पिता है वो चाहता है कि मेरी बच्ची कहीं बड़े शहर में जाए, पढ़े लिखे की साथ में उसकी शादी हो, अच्छा पैकेज हो। ये सब बातें उसके कल्पना में रहती है और वो रहना कोई गलत भी नहीं है। अपनी बच्ची के भविष्य के लिए वो सोचता है, वो सही सोचता है। लेकिन जब उसके बच्चे की शादी की बात आती है तो उसका पहला वाक्य होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कन्या चाहिए। लेकिन जिस तरह वो अपनी बच्ची को बड़े शहरों में देने का इच्छुक रहता है और वहीं देता है, तो उसी तरह अन्य बच्चियों के माँ बाप भी यही चाहते कि हमारी बच्चियां बड़े शहरों में जाए। तो बताइए कि छोटे शहर में रहने वाला बच्चा कैसे शादी कर पाएगा। ये हमारे तराजू के 2 पलड़े हैं। बच्ची का पलड़ा अलग है, बच्चे का पलड़ा अलग है। जब हम बच्चे को बड़े शहर में देने की कामना करते हैं तो फिर बच्चे को हम कौन सा माँ बाप उसको बच्ची देगा। मैं इस विषय में मेरे कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, आप उनको थोड़ा सोचिए और उसके ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस पर विचार विमर्श भी करें। जोधपुर में अखिल भारतवर्षीय मैत्री महासभा का जब महाधिवेशन हुआ था, उस समय मैं महासभा का कार्यालय मंत्री था। मैंने महासभा में एक प्रस्ताव रखा था कि हर कस्बे में, हर गांव में, हर शहर में किशोर और किशोरियों के संगठन बनाए जाए। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि एक जगह हमने ये प्रयास किया, वहां पर किशोर और किशोरियों के संगठन बने, जबकि वहां सिर्फ 100 परिवार मैत्री परिवार वहां पर रहते। लेकिन उसके बाद भी उस शहर में कम से कम 22 संबंध वहीं के वहीं हो गए और आज वो सुखी संपन्न परिवार है। एक बात और आप समझिएगा कि किशोर किशोरियों के संगठन बनने से उनको आप प्रोत्साहित कीजिए कि वो एक साथ मिलकर के प्रोजेक्ट ले, कोई भी कार्यक्रम करे, ताकि उनके आपस में एक दूसरे के प्रति जानकारी बढ़े, समझ बढ़े और परिपक्वता भी बढ़े। परिपक्वता बढ़ने से ही ये काम होगा। तो ऐसे करने से हमें एक ये लाभ मिलेगा कि उससे गांव के गांव में, शहर के शहर में ही शादी संबंध होने लग जाएंगे। मैं इस बात की प्रेरणा मुझे कहां से मिली, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप शायद सब जानते होंगे, सादिक भंवरलाल जी मुंदरा, जो एक मैत्री समाज की हस्ती थी, उन्होंने एक गांव में जाकर ये कहा, क्योंकि वो सन्यासी थे और उन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिए थे, इसलिए उनसे सभी प्यार करते थे।
तो वहां उन्होंने जाके कहा कि भी मैं आपके गांव के बच्चियों से बंद कमरे में बात करना चाहता हूं, उसमें एक भी बच्ची के माँ बाप या भाई वहां नहीं रहेंगे, सिर्फ लड़कियां रहेगी और मैं रहूंगा। लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। तो उन्होंने उस बंद कमरे में बात की कि भाई आप लोगों को तो बेंगलोर मिलेगा, हैदराबाद मिलेगा, बॉम्बे मिलेगा, पुणे मिलेगा, सब मिलेगा, अच्छे बच्चे मिलेंगे, अच्छे पैकेज वाले मिलेंगे, सब मिल जाएंगे। लेकिन शादी करके जब आप यहां से जाओ तो आप अपने घर की जो दहली है उसका पूजन करके जाना, क्योंकि आपको वापस यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लड़कियां कुछ नाराज सी हो गई। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं आएंगे हमारे पियर में। बोले पियर कहाँ रहेगा, तुमको तो बेंगलोर पुणे जाना है और तुम्हारे भाई है उसको कोई लड़की देगा नहीं क्योंकि वो यही रहता है। तो उसको जब कोई लड़की नहीं देगा तो घर नहीं बसेगा, घर नहीं बसेगा तो पियर कहाँ रहेगा। साथियों, लड़कियां बहुत गंभीर होती है, उनकी सोच बहुत गहरी होती है, और उन श्री भंवरलाल जी मुद्रा की इस बात से वो इतनी प्रभावित हुई और उन्होंने ये निश्चय किया कि हम हमारे जिले में ही शादियां करेंगी। और वो एक अभियान चला। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो तथाकथित बड़े, मुझे शब्द यूज करने में शर्म आ रही, नेता है, उन लोगों ने इस बात को प्रोत्साहित नहीं किया और वो बात कुछ ही दिनों में वहीं समाप्त हो गई। दूसरा उदाहरण जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 20-22 संबंध हुआ हो गए। तो ये एक, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भी उनका आपस में किशोर किशोरियों का संगठन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, साथ में प्रोजेक्ट लेंगे, उनका परिचय बढ़ेगा, तो उनकी आपस में मेल जो होने से वही की वही शादियां होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। दूसरी बात, डिजिटल युग है। आज हिंदुस्तान के छोटे से छोटे गांव में और ऊपर पहाड़ों में, अमरनाथ और या बद्रीनाथ या केदारनाथ के पहाड़ों में भी नेट काम करता है। तो आजकल बच्चे, और ये कोरोना के चलते सर्व टू होम हो गया, तो कोरोना के चलते कोई भी लड़का लड़की कहीं भी बैठ करके अपना नेट से काम कर सकता है और वो कमाई कर सकता है। तो उससे जो बेंगलोर में या पुणे में जो 1200 स्क्वायर फीट के मकान में रहता है, उसको अपने नेटिव प्लेस के अंदर में 5000 गज का मकान मिलेगा। 5000 गज और 1000 स्क्वायर फीट की आप तुलना कीजिए, तो उसको रहने का, उसकी सोसाइटी का, उसको खुलेपन का, उसको ऑक्सीजन का, उसको ताजा सब्जियों का, हर तरह से वो परिवार सुखी संपन्न होगा। उसका एक टाइम टेबल बन जाएगा और वो उसको काम को वहां से भी कर सकता है। करना पड़ेगा, कोरोना के चक्कर में ये काम तो होना है, तो ये काम तो करना पड़ेगा। साथियों, इस बात का प्रचार और प्रसार बहुत आवश्यक है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, खाली कमाई की दृष्टि से पढ़ाई करना, इसको मैं एजुकेशन बोलता हूं, पढ़ाई नहीं बोलता हूं, शिक्षा नहीं बोलता हूं। शिक्षा का मतलब होता है संस्कार, शिक्षा का मतलब होता है सुहृदयता, शिक्षा का मतलब होता है सेवा। लेकिन एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कमाई होता है। उस कमाई के माध्यम से हम घर बसा लेते हैं, लेकिन उस 1200-1500 स्क्वायर फीट के मकान में न तो वो बच्चा अपने माँ बाप को ले जा सकता है, न उनको सेट कर सकता है। और नतीजा ये होता है कि माँ बाप गांव में बैठे रहते हैं और लास्ट के अंदर में वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। आज जयपुर में वृद्धाश्रम है, पुष्कर में वृद्धाश्रम है, बहुत जगह वृद्धाश्रम है जहां मैथिली समाज के लोग रहते हैं। मैं उनसे मिलता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ, तो उनकी एक ही बात है, मेरा बेटा कनाडा रहता है, मेरा बेटा अमेरिका रहता है, मेरा बेटा अमुक देश में रहता है, लेकिन वहां मेरे को कहाँ ले जाए, इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ता है। अब वो बाल बच्चेदार होकर भी वृद्धाश्रम में रहते हैं। मैं जानता हूँ कि वृद्धाश्रम में उनकी खूब सेवा होती है। मैथिली समाज का हर व्यक्ति सेवा के लिए बहुत तत्पर रहता है, लेकिन फिर भी अपना घर, अपना बेटा, अपनी बहू, अपने पोते पोती वो अपने ही होते हैं, वो सुख उनको वहां नहीं मिलता है। साथियों, शादी की उम्र भी बढ़ती जा रही है। शादी अगर हम ये मन में कर ले कि 21 से 23 वर्ष की लड़की की शादी कर देंगे और 23 से 25 वर्ष के लड़के की शादी कर देंगे, तो ये नहीं होना कोई संभव नहीं है, असंभव नहीं है, संभव है। और आपको एक बात बताऊं, आज जो लड़का
32-35 साल का, और जो लड़की 30-32 साल की होकर शादी करते हैं, उनके बेटा कब होगा, बहू कब आएगी, पोते पोते कब होंगे, इस बात की कल्पना कीजिए। आज हम लोगों ने 50 वर्ष की उम्र में हमारे बच्चों की शादियां हो गई, 52-53 वर्ष में हम दादा दादी बन गए, नाना नानी बन गए। ये चीज क्या अब संभव है? इसलिए शादियों को पढ़ने की, जहां तक पढ़ने की बात है, तो क्या शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। इस बात का आप गौर कीजिए और इस बात को गंभीरता से लीजिए। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप अपने विचार भी रखें। ये कोई आवश्यक नहीं कि भी आप मेरी हर बात से सहमत हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस पर एक गंभीर बहस हो और लंबी बहस हो, और लंबी बहस का जो रिजल्ट है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तब जाकर के ये समस्या हल होगी, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि हमारे समाज के अंदर में बहुत से मैरिज ब्यूरो है, सेवार्थ काम करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं, लेकिन उसमें भी यही बात रहती है, मैं भी उसमें जुड़ा हुआ हूं, उसमें भी यही बात रहती है कि लड़के का पैकेज क्या है, लड़का कहाँ रहता है। ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को हटाइए और शादियों को कीजिए। जन्म कुंडली की बातें हैं, इनको भी आप एक बार दरकिनार कीजिए, क्योंकि जो इंटरकास्ट मैरिज होती है उसके अंदर में कौन सी जन्म कुंडली मिलाते हैं। आज राजस्थान के अंदर में कितने गांवों में, कितने शहरों में हमारे मैथिली समाज के अंदर में अदर कास्ट की लड़कियां आ गई है। उनकी संख्या आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, हजारों की संख्या हो गई है। एक एक गांव में सैकड़ों सैकड़ों शादियां हो गई है। क्या ये उचित है? क्या हमें हमारे सहजातीय, हमारे समाज के अंदर में मैथिली की शादी मैथिली में करने की हमें चिंता नहीं है? अगर ये चिंता हम करते हैं तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। जय महेश, आप सबका दिन शुभ हो।